हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको कराने जा रहे हैं इकोनॉमिक लॉ से फंडामेंटल्स एंड टर्मिनोलॉजी डेफिनेशंस, आधारभूत शब्दावली परिभाषाएं। और स्टूडेंट, आपका पेपर आप लोगों को पता ही है एमसीक्यू में आना है, तो एमसीक्यू की पेपर की तैयारी से पहले आपको ये छोटी छोटी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। और आज हम बहुत सारी डेफिनेशन आपसे डिस्कस कर रहे हैं और इनके आधार पर आपके मैक्सिमम एमसीक्यू के क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज हु इज एडर, प्रौढ़ अथवा वयस्क कौन होता है। अंडर सेक्शन 2A, प्रौढ़ अथवा वयस्क उस व्यक्ति से आशय है जो अपनी आयु के 18 साल पूरे कर चुका है। यहाँ एक और बात कि प्रौढ़, यहाँ व्यक्ति शब्द में स्त्री और पुरुष दोनों ही शामिल होते हैं। तो स्टूडेंट, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि प्रौढ़ वह व्यक्ति है जो 15, 16, 17 या 18 साल का है, तो इसका आंसर 18 होगा। या ये पूछा जा सकता है कि प्रौढ़ की डेफिनेशन किस सेक्शन में दी गई है, तो अंडर सेक्शन 2A इसका आंसर। तो दो क्वेश्चन एमसीक्यू में इसके बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर किसे कहते हैं। तो किशोर से आशय उस व्यक्ति से हैं जो अपनी आयु के 15 वर्ष पूरे कर चुका है लेकिन 18 वर्ष पूरे नहीं करा है। दूसरे शब्दों में 15 वर्ष से अधिक परंतु 18 वर्ष से कम व्यक्ति को किशोर कहते हैं। तो यहाँ पे भी आपको एमसीक्यू में दो क्वेश्चन मिल सकते हैं कि किशोर की डेफिनेशन किस सेक्शन में दी गई है, तो उसका आंसर हो जाएगा अंडर सेक्शन 2B। और किशोर किसे कहते हैं, वो 18 वर्ष से कम परंतु 15 से अधिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें कैलेंडर वर्ष से क्या आशय होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैलेंडर ईयर। सो मीनिंग ऑफ कैलेंडर ईयर, पीरियड ऑफ 12 month, period of 12 months started from 1st January and to 31st December, and definition given under section 2 subsection BB। तो स्टूडेंट, बहुत सिंपल सी बात है, कोई ज़्यादा समस्या इनमें आनी ही नहीं है, केवल आपको ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज चाइल्ड, बालक कौन है। तो प्रत्येक वह जिसने अपनी आयु के 15 वर्ष पूरे नहीं किए हैं बालक कहलाता है। एंड डेफिनेशन गिवन अंडर द सेक्शन 2 सबसेक्शन C। तो ध्यान रखें, वह जिसने 15 वर्ष पूरे नहीं किए बालक कहलाता है, 15 से अधिक 18 से कम किशोर कहलाता है और 18 से ऊपर प्रौढ़ या वयस्क कहलाता है। तो यहाँ सभी डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी होंगी, इनसे ही आपके शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट हम कह सकते हैं सक्षम व्यक्ति कौन है। फैक्ट्री एक्ट अंडर सेक्शन 1987 के अनुसार सक्षम व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों कहते हैं जिसे मुख्य निरीक्षक द्वारा कारखाना अधिनियमों के प्रावधान के अंतर्गत कारखाने में की जाने वाली जांच, परीक्षण और निरीक्षणों के लिए मान्यता प्रदान कर दी जाती है। तो सक्षम व्यक्ति की डेफिनेशन किस में दी गई है, उसका सेक्शन है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन CA।
अब क्वेश्चन उठता है, खतरनाक प्रक्रिया क्या है? खतरनाक प्रक्रिया से आशय अनुसूची में निर्दिष्ट उद्योग से संबंधित एक ऐसी प्रक्रिया है जिस पर यदि विशेष ध्यान नहीं दिया जाता तो उसमें प्रयुक्त या प्रयोग होने वाला कच्चा माल अथवा उसके मध्यवर्ती अथवा तैयार माल या बाई प्रोडक्ट व्यर्थ या अवशिष्ट पदार्थों से उसमें काम करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण ढंग से क्षति पहुंच सकती हो अथवा सामान्य वातावरण दूषित हो सकता हो अथवा प्रदूषण फैल सकता हो। तो ध्यान रखें, जैसे कि कारखाने जिसमें रुई पीसने का काम होता है या जहाँ पर शीशे की कटाई होती है या जहाँ पर आग के अंदर लोहा पिघलाने का कार्य चलता है, तो ऐसे बहुत से कारखाने जहाँ पे प्रदूषण भी हो सकता है, जहाँ पर कार्य करते समय सांस लेने में समस्या आ सकती है, स्वास्थ्य में दिक्कत हो सकती है, तो ऐसे सभी खतरनाक प्रोसेस के नाम से अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन CB के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट इज हु इज यंग पर्सन। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई यंग पर्सन किसे कहते हैं? सामान्य रूप से नव युवक से आशय उस व्यक्ति से है जो न तो बालक है न किशोर, अर्थात जिसने अपनी आयु का 18वां वर्ष पूरा नहीं किया है। यहाँ हम कह सकते हैं कि प्रौढ़, किशोर, बालक तथा नवयुवक में महिला और पुरुष दोनों ही आते हैं अंडर सेक्शन 2D के अंतर्गत। एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डे? भाई दिन से क्या आशय है? तो ध्यान रखिए, दिन से आशय फैक्ट्री के अंतर्गत उन 24 घंटे की अवधि से माना जाता है जो मध्य रात्रि में 12:01 से शुरू होकर के अगले रात 12 बजे समाप्त होती है। तो ध्यान रहेगा, और ये डेफिनेशन अंडर सेक्शन 2E के अंतर्गत बताई गई है। तो स्टूडेंट ये डेफिनेशन भी ध्यान रखें, इन एक लाइन की डेफिनेशन ध्यान रखें, सेक्शन ध्यान रखें ताकि आपकी MCQ गलत ना हो। अब फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्ताह से क्या तात्पर्य लगाया जाता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वीक? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वीक? सप्ताह से आशय 7 दिन की उस अवधि से है जो शनिवार की मध्य रात्रि से प्रारंभ होती है अथवा ऐसी किसी दूसरी मध्य रात्रि से प्रारंभ होती है जिसकी स्वीकृति कारखाने के मुख्य निरीक्षण द्वारा किसी विशेष क्षेत्र के लिए लिखित रूप में प्रदान कर दी जाती है। ये डेफिनेशन अंडर सेक्शन 2F के अकॉर्डिंग बताई गई है। तो स्टूडेंट आपने जैसे देखा, ये डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी होंगी। अब क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर? किसी भी कारखाने के अंदर जब काम होता है तो वहाँ पर पावर या शक्ति से क्या से लगाया जाता है? किसी कारखाने के अंतर्गत कार्य जहाँ पर किया जा रहा है वहाँ पर शक्ति से आशय विद्युत शक्ति अथवा किसी एक ऐसी प्रकार की शक्ति से लगाया जाता है जो यंत्रों द्वारा प्रेषित की जाती है और मनुष्य अथवा पशु साधनों से उत्पन्न न की गई हो, जो मनुष्य अथवा पशु साधनों से उत्पन्न न की गई हो। और आप जानते हैं पावर का प्रयोग कारखाने के अंतर्गत कच्चे माल से कच्चे माल को पक्के माल में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है, यानी कि रॉ मटेरियल कन्वर्ट टू फिनिश मटेरियल।
ये डेफिनेशन अंडर सेक्शन 2G के अंतर्गत है, इसे भी आप याद रखें। अब बात है मुख्य चालक, प्राइम मूवर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइम मूवर अकॉर्डिंग टू अंडर सेक्शन 2H? मुख्य चालक से ऐसे इंजन, ऐसे मोटर अथवा ऐसे उपकरण से लगाया जाता है जो शक्ति उत्पन्न करता है अथवा अन्य किसी ढंग से शक्ति की पूर्ति करता है, जिससे पावर की सप्लाई होती है, उसको ही प्राइम मूवर के नाम से जाना जाता है फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन मशीनरी। संप्रेषण या संचारण यंत्र किसे कहा जाता है? संप्रेषण या संचारण यंत्र किसे कहा जाता है? संप्रेषण यंत्रों से उन यंत्रों से लगाया जाता है जिसके द्वारा मुख्य चालक की गति अन्य यंत्रों को प्रेषित कर दी जाती है अथवा अन्य यंत्र या उपकरण को प्राप्त होती है। तो स्टूडेंट्स, इसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल दी हुई हैं, 4 चक्र दिया हुआ है, ढोल ड्रम दिया हुआ है, व्हील चक्र दिया हुआ है और बहुत सारी आपके सामने पुली दी हुई है, सिस्टम ऑफ पुलिस दी है, आपके पास कील दी हुई है, ड्राइविंग बेल्ट्स दी हुई है या अदर इक्विपमेंट यंत्र दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट, आप इनको याद रखेंगे और ध्यान रखना, इस टॉपिक का रिवीजन इस उद्देश्य से ही किया जा रहा है ताकि आपको MCQ में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। MCQ को रटने के स्थान पर आप इन सब शब्दों की डेफिनेशन ध्यान करें तो MCQ अपने आप ही आपकी सही होगी, वहाँ आपको सही आंसर चुनने में कोई समस्या नहीं आएगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मशीनरी? यंत्र के अंतर्गत मुख्य चालकों, यंत्र, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ? यंत्र के अंतर्गत हम प्राइम मूवर्स, संप्रेषण यंत्र या ट्रांसमीटर मशीनरी या एप्लीकेंस को सम्मिलित करते हैं जिनके द्वारा शक्ति या तो उत्पन्न की जा सकती है या रूपांतरित की जा सकती है या प्रेषित की जा सकती है या लगाई जा सकती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ऐसे सभी प्रकार के यंत्र जो मानवीय तथा पशु शक्ति से चालित ना होते हों अपितु विद्युत शक्ति से, पानी से बनने वाली शक्ति, कोयले से बनने वाली शक्ति, अणु से बनने वाली शक्ति या भाप से बनने वाली शक्ति से चालित होते हैं, अतः हाथ से चलाए जाने वाले यंत्र प्रस्तुत अधिनियम के अंतर्गत नहीं आ सकते। तो ध्यान रखें, यंत्र की डेफिनेशन आप जरूर ध्यान रखें। ये डेफिनेशन अंडर सेक्शन 2J के अकॉर्डिंग है और स्टूडेंट सभी डेफिनेशन के ये सेक्शन जरूर याद कर लें क्योंकि कुछ MCQ के क्वेश्चन इससे भी बनेंगे। अब चलते हैं हम अगले पॉइंट की ओर। हियर इज द अगेन क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस? निर्माण प्रक्रिया क्या है? सामान्य रूप से बात करें तो किसी वस्तु या पदार्थ को उपयोग में लाने या उसे बेचने या परिवहन करने, सुपुर्दगी करने या डिस्पोजल करने के उद्देश्य से बनाना, परिवर्तित करना या उसकी रिपेयरिंग करना या उसको ऑर्नामेंटिंग यानी कि सजाना या उसको फिनिशिंग करना, पैकिंग करना, ऑयलिंग करना, क्लीनिंग करना, तोड़ना, डिस्ट्रॉय आदि करना अथवा तेल
पानी या गंदे पदार्थ अथवा अन्य किसी द्रव को निकालना या पंप करना, शक्ति उत्पन्न करना, परिवर्तित करना, या प्रिंटिंग मुद्रण करना, कंपोजिंग करना, लेटर प्रेस करना, लिथोग्राफी करना, फोटो के चित्र को धातु की चादर अथवा चादर पर उतार कर खोदना, फोटोग्राफी करना, या बुक बाइंडिंग करना, या हम कह सकते हैं शिप या विजर का निर्माण, पुनः निर्माण, फिटिंग आदि करना, सुरक्षित रखने अथवा संग्रह करने के लिए वस्तु को कोल्ड स्टोर में रखना, ये सभी निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। सामान्य रूप से यदि हम कहें कि हम जब किसी वस्तु के रूप में भी परिवर्तन कर देते हैं, लाइक जितनी भी ये डेफिनेशन आपके सामने दी हैं बातें, इस सब को अंडर सेक्शन 2K के अकॉर्डिंग निर्माण प्रोसेस में रखा जाता है। तो स्टूडेंट ध्यान रखें। अब आगे देखते हैं। ये डेफिनेशन आपके सामने मैंने आपको बताई है। तो स्टूडेंट आप इनके जो पॉइंट आपके साथ डिस्कस किए गए हैं ये तैयार रखना। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पर जैसे डेफिनेशन बताई प्रौढ़ की, एडल्ट की, किशोर की, कैलेंडर ईयर या चाइल्ड, ये सारी आप ध्यान रखें और MCQ में इन क्वेश्चनों को निश्चित रूप से शामिल किया जाएगा। तो स्टूडेंट ऐसे सभी क्वेश्चनों को आप ध्यान से करें। इसके आगे हम 1 बाय 1 टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। अब जैसे यहाँ पर टॉपिक है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हेल्थ। हेल्थ का एक पूरा टॉपिक है। हेल्थ के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं कि कारखाना अधिनियम में स्वास्थ्य संबंधी जो प्रावधान दिए गए हैं, निश्चित रूप से कारखाने के अंतर्गत कर्मचारी जो वहाँ पर कार्य करते हैं उनके स्वास्थ्य संबंधी जो प्रावधान दिए गए हैं और ये प्रावधान श्रमिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करने के संबंध में बनाए गए हैं। और ये केवल इनकी स्वास्थ्य संबंधी रक्षा करना ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य को फिट बनाना भी कारखाने के मालिकों का मुख्य कार्य है। अगर कर्मचारी कार्य को करते समय स्वस्थ रहेंगे तो निश्चित रूप से उनकी कार्य क्षमता भी बनी रहेगी। तो कर्मचारियों की कार्य क्षमता को बनाए रखना, जैसा कि हम जानते हैं कि कारखाने में कार्यरत श्रमिकों को एक दूषित वातावरण में कार्य करना पड़ता है। निश्चित रूप से जो टर्म्स कंडीशन होती हैं वहाँ पर उनके स्वास्थ्य पर कारखाने के अंदर जो कार्य दशाएं हैं उनका सीधा प्रभाव पड़ता है और इनका प्रभाव बुरा भी होता है, जिसके परिणाम स्वरूप कर्मचारी व जो कर्मचारी हैं, जो श्रमिक हैं, वो बीमार हो जाते हैं। ये बीमार हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से इन्हीं की कार्य दशाओं को सही रूप से बनाए रखने के लिए ये ज़रूरी है कि उनकी कार्य दशा सही रखी जाए ताकि वे बीमार कम से कम पड़े। इसके अंतर्गत सफाई, पीने का पानी, धूल भरे माहौल से बचाव, अच्छा प्रकाश, विभिन्न प्रकार की बातें आती हैं।
तो स्टूडेंट, चाहे वो सफाई से संबंधित कार्य हो, चाहे वो धूल से बचाव के कार्य हों, चाहे वो प्रकाश से संबंधित नियम हो, तो ये सारे नियम इसके अंतर्गत आते हैं। तो स्टूडेंट, ये सारे नियमों पर रिवीजन की मैं आपको डे बाय डे नई वीडियो बना के भेजता रहूँगा। आज आप पहला जो मैंने आज आपसे डिस्कस किया है, उनकी जो डेफिनेशन है वो आप डेफिनेशन क्लियर रखिए, ताकि मैं इनकी आगे वाले वीडियो में जब आपसे को MCQ डिस्कस करूं तो आप उस MCQ में उनके क्वेश्चनों का आंसर देते रहें आसानी से। तो स्टूडेंट्स, अब आप अपने कार्य को करिए, इस वीडियो को देखिए, और कोई समस्या हो तो मुझे इसके बारे में मेरे WhatsApp नंबर पे बताइए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।